नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संसद सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी जी। 15 अक्टूबर 1957 को इलाहाबाद में जन्मे मुख्तार अब्बास नकवी पहली बार 1998 में रामपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बने। इन्हें 2 बार राज्यसभा का सदस्य भी बनने का मौका मिला है। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय मुख्तार अब्बास नकवी मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इमरजेंसी का विरोध करने पर इन्हें महज 17 साल की उम्र में जेल में डाल दिया गया। यूपी से आने वाले मुख्तार अब्बास नकवी को टीवी चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने वाला शालीन चेहरा माना जाता है। आज हम मुख्तार अब्बास नकवी से तमाम सवालों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नकवी साहब, आपका स्वागत है दूरदर्शन की हमारी इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। धन्यवाद जी। क्या आपने बचपन से ही सोच लिया था कि एक दिन आपको राजनीति में जाना है? देखिए, राजनीति में तो जाने का कभी नहीं सोचा, लेकिन हाँ, जिस समय हम लोग कॉलेज में थे और उसी समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का समग्र क्रांति आंदोलन शुरू हुआ और उस समय की जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उसके खिलाफ फिर आपातकाल लग गया। उसके खिलाफ एक माहौल पूरे देश भर में था और उसमें हम लोग कूद पड़े थे। राजनीति का कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में हम बिल्कुल समा जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर था कि जो सामाजिक सरोकार है, समाज से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके सवालों पर और उस सरोकार पर हम मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराना चाहेंगे और काम भी करेंगे। मैं जब आपका इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो आपका बायोडाटा देखा तो पता चला कि 3 दर्जन से अधिक बार आप सामाजिक आंदोलनों के चलते जेल गए हैं। बहुत बार पिटाई बहुत हुई है, जेल बहुत गए हैं और एक तो ऐसा समय आ जाता था कि भाई कोई आंदोलन, कोई नेता, कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर अगर शहर में आता था तो पहले ये लड़के जो हैं ज़रूर काला झंडा लेकर के उसका विरोध करेंगे उनका, इसलिए इनको पहले रात में ही पकड़ लो तो रात में पकड़ के और जेल भेज दिया जाता था। और उसके बाद अब किस तरह नहीं है कि कुछ देर पकड़ा उसके बाद छोड़ दिया, उसमें तो बाकायदा जेल भेजते थे। जेल में आपको रोटियां खानी पड़ती थी और उसके बाद फिर तो एक वो जुनून था और जज्बा भी था, और वो जुनून और जज्बा जो है वो पूरे देश में नौजवानों में उस समय था और उसी के हम लोग हिस्से थे, उसी के भागीदार बने। काफ़ी संघर्ष किया है। जी हाँ, देखिए संघर्ष, हम एक बहुत सामान्य परिवार से, हम एक इलाहाबाद का एक छोटा सा गांव है भदारी, वहाँ पर जो है वो हमारी छोटी मोटी खेती, हमारे पिताजी भी बहुत छोटा मोटा व्यापार, कोई बहुत बड़ा हमारा संपन्न परिवार, कोई बहुत बड़ा परिवार संभ्रांत तो ज़रूर था, संपन्न नहीं था। और उसमें अपने पैर पर खड़े होकर के संघर्ष भी करना, पढ़ाई भी करना, अपने 2 जून की रोटी का भी इंतज़ाम करना, ये सारी चीज़ें एक साथ करते हुए राजनीति की पथरीली कटीली ऊबड़ खाबड़ राहों पे आगे बढ़े। और जब राजनीतिक दल का चयन करने की बात आई तो आपने भारतीय जनता पार्टी का चयन किया। इसके पीछे क्या वजह रही? देश में तमाम दल हैं, फिर भी आपने बीजेपी का चॉइस किया। जिस समय जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में हम लोग थे उस समय समाजवादी युवजन सभा हुआ करती थी और बहुत उसमें बड़े बड़े नेता थे और उस समाजवादी युवजन सभा में हम लोग गए। उसके बाद जब जेल गए तो जेल जाने के समय, जिस समय जेल गए उसमें जनसंघ के बहुत से लोग थे जिनसे संपर्क में हम लोग आए, बातचीत होती थी, क्योंकि जेल में इतना लंबा समय 10 साल 12 1 साल 13 महीना 14 महीना तो आपको बैठ करके जो है वो बात ही करनी है। तो बातचीत करने पे जो एक सामान्य मुसलमानों के दिमाग में या अल्पसंख्यकों के दिमाग में जनसंघ को लेकर के कई तरह के कन्फ्यूज़न और कई तरह के कंट्राडिक्शन और कई तरह की गलतफहमियां रही हैं और उसका असर निश्चित तौर से उस समाज में हम भी रहते थे, उस समाज का हिस्सा हम भी थे, तो हमारे अंदर भी वो था। ये बात हमारे दिमाग में थी ज़रूर शुरू से कि हम ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने देश का नुकसान किया है, तो इसलिए हम कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएंगे कभी भी, ये हमने सोच रखा था। लेकिन कहाँ जाएंगे, किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे, वो कभी सोचा नहीं गया। उसके बाद जब लोगों से बातचीत हुई, बातचीत करने के बाद बहुत सी चीज़ें साफ़ हुई और जिस समय हम बीजेपी में आए हैं
उस समय जो है वो एक बीजेपी को लेकर के 2000 ये 1984-85 में तो बीजेपी को लेकर तो सोचा ही नहीं जा सकता था कि बीजेपी में भी कोई जा सकता है। और बीजेपी में जो जाने के बाद जिस तरह का विरोध, जिस तरह के आक्रोश और गुस्सा हम लोगों ने झेला, निश्चित तौर से वो एक समय था। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि आज जो है वो बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और वो सारी गलतफहमियां काफ़ी हद तक दूर हुई हैं, धूमिल हुई हैं। आप लोगों ने नारा दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, इसको जनता ने काफ़ी पसंद किया और आप लोगों को ऐतिहासिक बहुमत दिया। अब आपकी सरकार भी बन गई, लेकिन यह तो मानेंगे कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों पर। हाँ है। देखिए, हम स्टीरियोटाइप बात तो नहीं करेंगे कि हमें विरासत बड़ी ख़राब मिली, हमें जो है बड़ी ख़राब अर्थव्यवस्था मिली, हमें पूरा देश जो है वो महंगाई के बोझ के तले जब दबा था तब हमें वो देश की बागडोर मिली है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि साहब हमने देश को उदारवाद के नाम पे उदारवाद के रास्ते पे चला गया। वो सब स्टीरियोटाइप बातें हैं। ये बात सही है कि जो विरासत मिली वो बहुत अच्छी विरासत नहीं थी, जिसे कहना चाहिए कि बहुत देश अच्छा और व्यवस्थित ढर्रे पे चलने वाला देश चल रहा हो सरकार की वजह से। लेकिन उसके बाद आप देखें, जब मोदी जी ने जिस समय शपथ लिया, हमने अड़ोस पड़ोस का माहौल जो है वो शांति और समृद्धि दोनों साथ होनी चाहिए। तो अड़ोस पड़ोस में जो एक माहौल बन गया था, अविश्वास का माहौल, बातचीत नहीं हो पा रही थी, छोटे छोटे देश भी जो है वो आंखें दिखा रहे थे, हमसे बात करने में जो है वो भागते थे, वो माहौल बदला। और न केवल हमारे देश में बल्कि उनके देशों में भी इसका सकारात्मक, मोदी जी की सरकार को लेकर सकारात्मक सोच शुरू हुई। जो कि इससे पहले जो सरकार थी उसमें कोई ऐसा नीतियों में कोई बदलाव है ऐसा नहीं। जो विदेश नीति होती है वो लगभग हर सरकार की एक जैसी होती है, लेकिन नेतृत्व में फ़र्क होता है। किस नेतृत्व के समय में ये सरकार चल रही है और कौन सा नेता है जो सरकार का नेतृत्व कर रहा है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक और बड़ा सवाल यह है कि देश की जनता आखिर यह जानना चाहती है कि आप लोग ऐसे कौन कौन से प्रमुख कार्य करेंगे जिससे यह महसूस हो वाकई में कि अच्छे दिन आ गए हैं। देखिए, जिस दिन सरकार बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश को ये महसूस हुआ कि एक ऐसा परफॉर्मिंग लीडर है जो कि देश में निश्चित तौर से एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जो देश के सभी हिस्से में, देश के सभी वर्गों में इस बात का एहसास कराएगा कि वो प्रगति की जो किरणें हैं उस तक पहुंच रही है। और जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विकास और उसके साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो जब आप सबका साथ लेंगे, सबका साथ सरकार चलाने के लिए चाहिए, देश चलाने के लिए चाहिए। सबका विकास देश को समृद्धि और देश को संपन्न बनाने के लिए चाहिए। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात करते हैं तो दुनिया उस भारत को सलाम करे जो भारत की एक भी हो और मजबूत भी हो। नकवी साहब, ये तो नारों की बात हो गई, लेकिन वाकई जमीनी स्तर पे कैसे साकार होगा, कैसे महंगाई कम होगी, कैसे देश के नौजवानों की बेरोजगारी दूर होगी? आप तो खुद नौजवानों की काफ़ी राजनीति किए हैं, नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी की है। हाँ है। देखिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, चरमराई हुई, बिगड़ी हुई देश की अर्थव्यवस्था है। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को की प्राथमिकता के आधार पर ये सरकार आगे बढ़ाएगी और ठीक करेगी। और आपको देखिए, धीरे धीरे जो रुपया हमारा कंगाल हो चुका था और डॉलर मालामाल हो चुका था, अब रुपया धीरे धीरे मालामाल होने लगा और डॉलर कंगाल होने लगा। जो हम कहते थे कि साहब हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, देश विदेश के लोग इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन देश के लोग इन्वेस्टमेंट देश में करने को तैयार नहीं हो रहे थे क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था। आज माहौल बेहतर हुआ है और मुझे लगता है कि सरकार का कुछ ही दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस सरकार के रहते निश्चित तौर से देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आएगी और नौजवानों के रोज़गार का सवाल है और भी जो देश के सामने तमाम तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान तेज़ी के साथ दिखेगा। लेकिन देश के तमाम ऐसे राज्य भी हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, गैर एनडीए की सरकार है, तो वहां पर कैसे आप अक्षर ला पाएंगे? क्योंकि बिना राज्य सरकारों की मर्जी के, सहमति के आप नहीं वहां पे काम कर सकते। देखिए, ये देश जो है वो इस संघीय ढांचे के तहत चलता है
और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर केंद्र में जिसकी सरकार हो उसी की सरकारें राज्य में भी हों। भाई पहले कांग्रेस की थी तो हमारी बहुत सी राज्यों में सरकारें थी, लेकिन हम केंद्र के साथ जो है वो अच्छे रिश्ते रखते थे, केंद्र के साथ सहयोग करते थे। और जो राज्य सरकारें हैं उनको अपने राज्य के हित में भी केंद्र के साथ सहयोग करना होगा और करना चाहिए। केंद्र का मोदी जी ने पहले दिन कहा कि हमारा किसी भी राज्य के साथ न कोई भेदभाव होगा और न किसी तरह का कोई उनके साथ सौतेला व्यवहार होगा। इसलिए हमारा मानना है कि राज्यों में जहां हमारी सरकारें नहीं भी हैं वहां पर भी विकास की गाड़ी तेजी से आगे बढ़े, उसके संकल्प के साथ ये सरकार आगे काम करेगी। उदाहरण के तौर पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा कानून व्यवस्था को लेकर के। अब देखिए, देश के कई राज्यों में इस समय टीवी चैनलों पर, मीडिया में यह खबरें आ रही हैं कि महिला उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर एक तरह से कहें तो बाढ़ सी आ रखी है। तो फिर कानून व्यवस्था राज्य सरकारों का मसला है, तो कैसे फिर इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी? नहीं, देखिए ये अब जो सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां होती हैं या जो हालात होते हैं उसको तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी इस तरह के जो सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल है उस पर कोई केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे तो ये मुझे लगता है उचित भी नहीं होता। लेकिन ये बात सही है कि राज्य की सरकारों को संवेदनशील भी होना चाहिए। राज्य की सरकारों को ऐसे तमाम मामलों में ईमानदारी के साथ व्यवहार भी करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन राज्यों की बात करी, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश की आपने, तो सरकार में संवेदनशीलता इस पूरे के पूरे प्रकरण पर बहुत कम दिख रही है और बहुत कैजुअल अप्रोच दिख रहा है ऐसे गंभीर मामलों पर भी। अक्सर देखा जाता है कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल की काफ़ी कमी रहती है, जिससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आप लोगों की नई सरकार है, क्या रणनीति रहेगी कि सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय हो? देखिए, हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सरकार के भी नेता हैं और पार्टी के भी नेता हैं। पार्टी के कैसे नेता हैं? पार्टी के नेता ये हैं कि वो खुद पार्टी में खेत खलियान, चौक चौराहों, चौपालों पे एक कार्यकर्ता के नाते जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। जो पिछले सरकार में कमी थी, वो प्रधानमंत्री तो सरकार के थे नेता, लेकिन वो पार्टी के नेता नहीं थे, तो पार्टी का नेता कोई और था, तो उनको एक एक चीज़ जो है वो पूछ करके करनी पड़ती थी। इसलिए सरकार और संगठन में, क्योंकि एक ज़मीन का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बना है, इसलिए सरकार और संगठन में बहुत अच्छा तालमेल होगा। और उनका जिस तरह से काम करने का तरीका है, सबको कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा है। सभी प्रमुख नेताओं से, कार्यकर्ताओं से हम सबसे बात करते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बात होती रहती है, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। और कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो कार्यकर्ताओं के साथ जो संदेश देना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जिस काम में लगना चाहिए, वो चिंता भी करते हैं और उसको वो देखेंगे भी। इसलिए हमारा मानना है संगठन और सरकार में बहुत अच्छी तरह से और बहुत सुचारू ढंग से जो है वो साथ में मिल करके काम होगा। अभी मोदी जी ने सांसदों को यह बात समझाई भी है कि जनता की समस्याओं का ध्यान रखें, कैसे संसद में आए तो पूरी तैयारी के साथ हैं। इन सब के पीछे मोदी जी का उद्देश्य क्या है? देखिए, जब संसद चुना जाता है, अब होता क्या है, देखिए अगर आप हिस्ट्री देख लीजिए तो 50% MP जो इलेक्ट होते हैं वो अगले चुनाव में हार जाते हैं। उसका एक प्रमुख कारण है। उसमें प्रमुख कारण क्या है कि MP हो गए, उसके बाद अपने क्षेत्र में देखना बंद कर दिया, और जब क्षेत्र में आपने देखना बंद कर दिया तो क्षेत्र की जनता भी आपको देखना बंद कर देती है। इसलिए अटल जी हमेशा कहा करते थे कि भैया, आप पूरे देश में जैसे चिड़िया होती है, पूरे तमाम घूमती है दिन भर, लेकिन शाम को आकर के अपने उसी पेड़ पे बैठती है जहाँ पे उसका घरौंदा होता है। तो इसलिए आप जो है वो सब करके अपने क्षेत्र को मत भूलो। क्षेत्र में जाके आप 2 दिन 3 दिन कहीं भी रहो, लेकिन क्षेत्र में आप रहो, क्षेत्र से जुड़े रहो। यही बात मोदी जी ने भी कही कि जो हमारे सांसद हैं और भी हमारे जो MLAs हैं, जो भी मंत्री हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं, वो सीधे लोगों से जुड़े रहें और लोगों से कटे ना। देश में तमाम लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि इस बार जो आपकी सरकार बनी वह कांग्रेस की गलत नीतियों, खास तौर पे भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद पे जो उसकी गलत नीतियां थी, उससे एक विकल्प के रूप में बीजेपी को मौका मिला। आप क्या मानते हैं, यह कांग्रेस की हार है या भारतीय जनता पार्टी की जीत? देखिए, पहली बात तो ये सकारात्मक वोटिंग है, हम इसको निगेटिव वोटिंग के रूप में नहीं देखते। इसलिए नहीं देखते कि निगेटिव वोटिंग जो है वो कभी भी इतनी बड़े पैमाने पर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं देती।
1984 के बाद ये पहला मौका होगा जबकि किसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद भी हमने जो गठबंधन का धर्म है उसको निभाया। हमने कहा कि सरकार ठीक है, हमारा बहुमत है, लेकिन हम सरकार पूरे गठबंधन की होगी। इसलिए हमारा मानना है कि सकारात्मक हुआ। मोदी जी का एक करिश्माई नेतृत्व, एक परफॉर्मिंग लीडरशिप, उसने बहुत बड़ा इफेक्ट किया और लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास। और निश्चित तौर से मुद्दा था, जब सरकार कमज़ोर होती है, सरकार की नाकामियां होती हैं तो वो मुद्दा होता है। तो लोगों को एक विश्वास की किरण दिखी मोदी जी में, भारतीय जनता पार्टी में, लोगों ने वोट किया। तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव वोटिंग कहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो 80% 85% वोट हुए हैं, तो वो कभी निगेटिव इतना वोटिंग नहीं होती। निगेटिव 50% 45% से ज़्यादा कभी नहीं हुई निगेटिव वोटिंग, क्योंकि निगेटिव वोटिंग में तो लोग कहते हैं नहीं, हराने ही जाना है हमें। तो हराने जाने में 50% से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा आदमी। जब कहते हैं इस सरकार को हम चुनने जा रहे हैं, तो वो जाते ही है पर 80-85%। एक और बड़ा सवाल, कई बार आपने भी कहा कि यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री असली पावर सेंटर नहीं होते थे, बल्कि 10 जनपद पावर सेंटर होता था। अब जब आपकी सरकार आई है तो लोग कहते हैं कि आपकी सरकार में भी आरएसएस असली पावर सेंटर है और रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आरएसएस कभी भी डे टू डे हमारी पार्टी की वर्किंग में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, उनका अपना काम है। इसलिए जो है वो, जब सोनिया गांधी जी के लिए कहा जाता था, तो सोनिया गांधी एक पॉलिटिकल लीडर थी, एक सुपर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में थी, इसलिए ये बात कही जाती थी। और मोदी जी जैसा स्ट्रांग लीडर, मोदी जी जैसा इफेक्टिव लीडर अगर किसी सरकार का मुखिया हो, तो उसमें अगर ये बात जो लोग कह रहे हैं, तो ये बात उनको खुद उल्टी पड़ेगी। लोकसभा में तो आप लोगों को बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, बहुमत नहीं है। तो आपको नहीं लगता काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं महत्वपूर्ण बिलों को, विधेयकों को पास कराने में? देखिए, जो महत्वपूर्ण बिल होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते। जो देश के सरोकार से जुड़े हुए होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सवालों से जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म है, जुडिशियल रिफॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, या और भी जो तमाम किसानों से जुड़े हुए सवाल हैं, नौजवानों से जुड़े हुए सवाल हैं, इन तमाम सवालों पर मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है वो सरकार के खिलाफ विपक्ष सारा के सारा लामबंद होगा। हमने बहुत से ऐसे तमाम सवाल थे जिस पर कि कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा में साथ दिया, हमने उनके बिल को पास कराने में मदद की। तो इसलिए देखेंगे आगे कैसा होता। हमारी तो उम्मीद है कि विपक्ष जो होगा वो सबक लेते हुए, जो कुछ भी जनता ने जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हुए सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाएगा। अब आपके गृह राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे। आप उत्तर प्रदेश को काफ़ी नज़दीक से जानते समझते हैं, वहीं जन्म हुआ, वहाँ की राजनीति आपने की। क्या कारण है कि 2002 के बाद से विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हर बार भारी बुरी तरीके से हार रही है? देखिए, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा जातिवादी पॉलिटिक्स और संकीर्ण राजनीति इस दौरान कई दशक से हावी है, जिसमें कि हमारे जैसी पार्टी का स्पेस ख़त्म हुआ है। हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल ख़त्म हुए हैं, ज़मीन पर हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रति जो है लोगों का विश्वास है, लेकिन वो जब इस तरह की जातिवाद संकीर्णता की वेव चलती है तो हमारे जैसी पार्टियां उसमें खड़ी नहीं हो पाती। लोकसभा के चुनाव का जो एक सबसे बड़ा स्पष्ट और विजिबल मैसेज है, संदेश है, वो ये है कि लोकसभा के चुनाव में जाति, धर्म, भाषा, ये सारे बंधन और ये सारी दीवारें तोड़ी हैं और सुशासन और विकास के लिए वोट किया है। हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो 2017 में विधानसभा का चुनाव या हो सकता है पहले हो, तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और इसकी दिशा में हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। आपने कई बातें तो गिनाई, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो छोड़ दी कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह। यूपी में इतने नेता हैं, सब एक से बढ़कर एक। आपको लगता है गुटबाजी एक बड़ा कारण है? देखिए, क्या होता है, जब पार्टी कमज़ोर होती है या पार्टी में इस तरह थोड़ी बहुत कमियां आती हैं तो गुटबाजी भी दिखने लगती है। अब कांग्रेस पार्टी जो है जैसी सत्ता से उठी, चौतरफा गुटबाजी दिख रही है। एक नई पार्टी दिल्ली में बनी हुई थी, आप पार्टी, उसने सत्ता से जैसे उनके चुनाव में हार पे हार होने लगी, गुटबाजी दिखने लगी।
इसलिए हमारा मानना है कि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और उसमें गुटबाजी का जहाँ तक सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा उसका मायने नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी बहुत कुछ करना बाकी है और करना होगा। आप अनुभवी नेता हैं, इसलिए मेरा सवाल है कि जैसे नरेंद्र मोदी का चेहरा आपने प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया, देश भर के लोगों ने पसंद किया, आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में बेहतर होता भारतीय जनता पार्टी एक नेता का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके चुनाव मैदान में जाए तो शायद अच्छी बात हो? देखिए, एक बात बहुत साफ है, पार्टी के साथ साथ पर्सनालिटी ये बहुत ज़रूरी है, और पार्टी की क्रेडिबिलिटी और पर्सनालिटी की एक्सेप्टेबिलिटी दोनों जब मिलती है तब आप जो है वो सत्ता के करीब पहुंचते हैं। हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति बनेगी, पार्टी हमारी मजबूत है, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि लोगों में एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो, और लोगों में विश्वास जगा सके कि इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जो तमाम तरह की समस्या है उसका समाधान करेगा। थोड़ा विदेश नीति के मामले पर एक आपसे सवाल करूंगा। पाकिस्तान के साथ सार्क देशों के प्रमुखों को जो बुलाया गया, इसका देश की जनता ने स्वागत किया, लेकिन बहुत से लोगों के मन में अभी यह संदेह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो नवाज शरीफ के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कारगिल के रूप में सामने आया। देखिए, क्या है, ये एक बहुत सकारात्मक पहल है, हम इसको हमारे देश में स्वागत हुआ, ये तो बात सही है, लेकिन हमारे देश के साथ साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लोगों द्वारा, पाकिस्तान के मीडिया के द्वारा स्वागत किया गया, अफ़गानिस्तान में स्वागत किया हुआ, श्रीलंका में स्वागत हुआ, बांग्लादेश में स्वागत हुआ, तमाम सार्क कंट्रीज़ के उनके देशों में भी इस पहल का, मोदी जी की इस पहल का स्वागत किया गया। देखिए, हम जब विकास की बात करते हैं, हम जब कहते हैं कि डेवलपमेंट फॉर ऑल, तो तब हमें पहले उसके लिए शांति का माहौल बनाना होता है। आज शांति एक तरफा नहीं हो सकती, नहीं, एक तरफा नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती, ये बात सबको मालूम है और हम भी इस बात में हम स्पष्ट हैं। लेकिन ये जो घटना हुई इसको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, इसलिए सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इंतहा और भी हैं, वो भी देखेंगे, लेकिन जो है वो देश की आन बान शान और देश के सम्मान, इसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं है। लेकिन उसके साथ जो हमारे आसपास के देश हैं, पड़ोस के देश हैं, उनके साथ अच्छे रिश्ते हों, बेहतर रिश्ते हों, वो हमारे देश के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। इस बार आपने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, क्या रही इसकी वजह? नहीं, मुझे पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि सारे लोग पार्टी में चुनाव लगभग सभी लोग लड़ रहे थे, और मुझे केंद्रीय चुनाव प्रबंधन कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई थी और उसको मैं निभाता रहा। और वो पार्टी का मतलब सामूहिक निर्णय था, और एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उस निर्णय को हमने मान करके वो काम किया। राजनीति के अलावा खाली वक्त में क्या कुछ करना पसंद करते हैं? मैं लिखना पढ़ना पसंद करता हूँ। कभी अब समय तो कम मिल पाता है, क्योंकि अभी खाली भी हुए तो चुनाव जो 4-5-6 राज्यों में चुनाव होने की संभावना है या होने वाले हैं, वहाँ पर दौरे शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर भी मैं लिखना पसंद करता हूँ। कुछ समसामयिक मुद्दे हैं उससे जुड़े हुए, कुछ और भी इश्यूज़ हैं, कुछ छोटी मोटी कविता होता लिख लेते हैं, बस यही सब। समय जितना मिलता है उसका सदुपयोग करते हैं या पढ़ते हैं। कुछ किताबें भी लिखी हैं आपने? हाँ, 1-2 किताबें लिखी हैं, और भी एक आध दो अधूरी पड़ी हुई है। कौन कौन सी किताबें लिख चुके? एक दंगा मैंने लिखी थी, स्याह लिखी थी, और एक वैशाली करके है जो अभी अधूरी है, वो पूरी नहीं हो पाई है, अभी होगी। आगे कौन सी और वैशाली के अलावा और लिख रहे हैं? और 1-2 लिख रहे हैं अभी, उसका टाइटल तो नहीं है, लेकिन लिख रहे हैं अभी। टाइटल तो बाद में जो आएगा वो बन जाएगा। संसद की किन किन कमेटियों में हैं आप? पार्लियामेंट की मैं डिफेंस की कमेटी में हूँ, कंसल्टेटिव कमेटी पेट्रोलियम की है उसमें हूँ, उसके अलावा पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज़ की जो कमेटी है उसमें हूँ, और भी तमाम जो संसद की सामान्य कमेटियों में तो सभी मेंबर रहते हैं उसमें। आपका पसंदीदा विषय कौन सा है संसद में उठाने का? देखिए, पार्लियामेंट में मेरा अगर जब पसंदीदा इशू होता है तो वो सोशल इश्यूज़ होते हैं। मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा वो करूँ, लेकिन सोशल इश्यूज़, और सोशल इशू जब बात मैं कह रहा हूँ तो गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान का इशू, वो इशू जो कि आम आदमी के सरोकार से जुड़ा हुआ इशू होता है, उसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं।
राजनीतिक सफर जो अब तक आपका रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और मैं तो आशावादी व्यक्ति हूँ और हर चीज़ में हम अपने को संतुष्ट मानते हैं। जो काम दिया जाता है उस काम को पूरा करना, काम नहीं भी दिया गया तो अपने से काम निकाल के काम करना, ये मेरी काम करने का तरीका शुरू से रहा है। और अभी भी पार्टी में मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी में निचले स्तर तक के कार्यकर्ता से लेकर के और शीर्ष स्तर के नेताओं में हमारा सम्मान है, हमारी बात सुनी जाती है, हमारी बात को स्वीकार किया जाता है ज़्यादातर। इसलिए इससे अच्छा संतोष की बात हो ही नहीं सकती। आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है कि संघर्ष लगातार करते रहें और ज़िंदगी नाम है तूफ़ान अदाज़स का नदीम, संग साहिल है वो तूफ़ान अजी से मिल पाया। तो तूफ़ान मिलता रहना चाहिए और तूफ़ान से टकरा करके और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही है, तूफ़ान जो है वो किसी रूप में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिन्होंने कहा कि जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष पर बढ़ते जाना उनका हर दिन का काम है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।